गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे अपने इसमें जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के बारे में, जिसमें जेंडर डिस्कस हो गया था, रिलीजन डिस्कस हो रहा था। रिलीजन में हमने कम्युनलिज्म देखा था और कम्युनलिज्म का जो लास्ट टॉपिक था वो बचा हुआ था। आज आज जो क्लास है वो हमारी आज 6 इसका लेक्चर पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको कम्युनिज्म समझ में आ गया होगा जो हमने कल डिस्कस किया था, है ना। तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे समझते रहिए और इसको आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और इसको रटने का ज़्यादा प्रयास मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आज नहीं, आपकी पूरी फुल ऑफ द लाइफ चलने वाली हैं। तो कम्युनलिज्म हमने देख लिया था, कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स एंड हाउ कम्युनल पॉलिटिक्स इज प्रेफर्ड। कम्युनलिज्म कैन टेक अ वेरियस फॉर्म्स इन अ पॉलिटिक्स, है ना। Effect of the communalism on politics now. Measures to combat communism in India. जो कम्युनलिज्म होता है यानी संप्रदायवाद जो होता है, उसको हम कैसे कॉम्बैक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको हम उससे निपटारा पा सकते हैं। भारत में सांप्रदायिकता से निपटने के अगर हम उपाय की बात करें, जो मेजर्स होते हैं वो कैसे किया जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया जो है बहुत ही डाइवर्स यानी विविधता पूर्ण है ना। विविधता पूर्ण एक राज्य या देश की बात करें है। इसमें आपने देखा है हिंदू हो गए, है ना, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन हैं, है ना, बुद्ध हैं, है ना, जैन हैं। इस तरह से नंबर ऑफ द, सिंगल नहीं, बहुत से जो मेन रिलीजन है ना। रिलीजन में फिर आ जाती है उनकी सबका सब रिलीजन डिवाइड हो जाते हैं, है ना। तो सब रिलीजन की बात कर देंगे और इसके बाद इसमें कास्ट आ जाता है, कास्ट सिस्टम। तो इस वजह से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो सोशल का जो निर्माण है वो इंडिया में देखने को आपको मिलता है। तो इस चीजों को कम कैसे, ओवरकम कैसे किया जा सकता है, इनसे कैसे निपटा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कम्युनलिज्म कैन कॉम्बैट थ्रू द फॉलोइंग, कुछ मेथड्स दिए हुए हैं नीचे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जिससे हम ओवरकम कर सकते हैं, है ना। जिससे यहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसको सुदृढ़ रूप से चला सकते हैं, जिससे देश को हम एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ा सकते हैं, न कि अंडर डेवलपमेंट जा सकते हैं। ठीक है, तो लॉ शुड बैन पार्टीज यूजिंग द रिलीजन इन अ पॉलिटिक्स। जो पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टी किसी भी धार्मिक आधार पर अगर इलेक्शन लड़ रही हैं उनको बैन कर देना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक, इस पॉइंट ही आपको लिखना भी होगा ऐसे ही, है ना, एग्जाम में वो ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। जो एग्जामिनर है वो आपको लेंथी क्वेश्चंस का आज का इंतजार नहीं, पॉइंट शुड बी क्लियर, है ना। देन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंडनेस ऑफ द कंट्री शुड बी रिमूव्ड। जो सोशियो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड, जो बैकवर्डनेस है कंट्री में, जो पिछड़ापन है ना, पिछड़ा जो पिछड़ापन है उसको दूर किया जाना चाहिए। जिससे क्या है, सो दैट पीपल आर नॉट यूज एज अ वोट बैंक, जिससे लोग एक वोट बैंक की तरह यूज ना किए जाएं। जैसे हिंदू हिंदू के पीछे दौड़ते हैं, मुस्लिम मुस्लिम्स के पीछे दौड़ते हैं। इस तरह की कंडीशन तब उत्पन्न होती हैं जब बैकग्राउंड जो है सामाजिक और आर्थिक, है ना, सामाजिक और आर्थिक जो विकास है लोगों का सही मात्रा में नहीं होता है, तो लोग अपने धर्म के पीछे भागते हैं और वोट बैंक का शिकार हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज शुड राइज अबव द नैरो गेन्स, स्टॉप बैनिंग कम्युनल पैशंस। राजनीतिक जो दल होते हैं, दलों को संकीर्ण लाभ
मतलब कुछ छोटे से लाभ के पीछे लाभ से ऊपर उठना चाहिए, है ना। पॉलिटिकल पार्टी शुड राइज अबव द नैरो गेन, छोटी सा उनके फल है, मतलब बेनिफिट है, उससे ऊपर उठना चाहिए और स्टॉप करना चाहिए फैनिंग कम्युनल पैशन, सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना बंद कर देना चाहिए अगर एक आपको अच्छा इंसान बनना है ना। क्योंकि ये किसी भी लॉन्ग टर्म के लिए, किसी भी मतलब बहुत समय के लिए आपके साथ चीजें नहीं चलने वाली, है ना। तो इसीलिए जो व्यक्ति दूसरे के बारे में गलत बोलते हैं और गलत कहते हैं, उसको सामने ना हो तब बोलते हैं उसके बारे में गलत, तो इस तरह के लोगों से बचना चाहिए। अभी आप फ्यूचर हो, आप स्टूडेंट हो और आपको इन चीजों से समझना चाहिए, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, है ना। तो जो व्यक्ति दूसरे के बारे में गलत बोलते हैं, गलत कहते हैं और गलत तरह की जो धारणाओं को आप में विचार भरते हैं, उन लोगों से सदैव दूरी बना के रखें, जिससे आपको अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप किसी भी प्रकार की कोई भी पार्टी या कोई भी प्रकार का जो दल है उसके बहकावे में नहीं आएंगे। आप अपने को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ ले जाना चाहिए। एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस शुड बी इंक्लूड इनकलकुलेट सेकुलर वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट्स, है ना। अभी यह क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, शैक्षणिक जो संस्थान होते हैं उनको अपने छात्रों में सेकुलर वैल्यूज को देना चाहिए, यानी धर्म निरपेक्ष जो मूल्य हैं उनको विकसित करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स में। कोई भी शैक्षणिक संस्थान है, लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं करते हैं, वो धार्मिक भावनाओं को भरते हैं, धार्मिक आपको प्रवोक करते हैं, आपको दूसरे जो आपको अच्छा बताते हैं उनके बारे में आपके मन में घृणा भरते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। जो आजकल के जो इंस्टीट्यूशन हैं, इंस्टीट्यूशन तो बेहतर होते हैं, इंस्टीट्यूशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो आपके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, वो क्षणिक बेनिफिट मतलब अपना जो कुछ समय का उनका जो फायदा है उसके बारे में सोचते हैं। वो ऐसे व्यक्तियों को आपके सामने खड़ा करेंगे जो आपको दूसरे के बारे में, वो खुद तो गलत बोलेंगे, सामने तो बोलेंगे नहीं, और पीठ पीछे आपको भी ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे। ये आपके स्टूडेंट होने पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो आप ऐसे इंस्टीट्यूशनल जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनके आप स्टूडेंट अगर हैं तो आप उन लोगों के बहकावे में ना आए, और साथ में अगर आप नहीं हैं आप तो आप उन इंस्टीट्यूशन को छोड़ देना बेहतर होता है जहां पर बेहतर शिक्षा ना मिले। द इलेक्शन कमीशन जो है शुड प्रिपेयर अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अ पॉलिटिकल फॉर अ पार्टीज सो दैट रिलीजन नॉट यूज्ड इन अ पॉलिटिक्स। ऐसा इलेक्शन कमीशन को प्रिपेयर करना चाहिए मॉड्यूल, जिससे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी जो राजनीतिक पार्टी है, वो किसी भी प्रकार के धार्मिक जो है शब्दों का या धार्मिक प्रचार का यूज ना कर सके, इस्तेमाल ना कर सके अपने राजनीतिक फायदे के लिए, है ना। ऐसी आचार संहिता बनानी चाहिए किसको? इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन आप जानते हैं जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन होने के टाइम इलेक्शन कमीशन के हाथ में पूरी शासन व्यवस्था चली जाती है ना। और इलेक्शन कमीशन चार्ज लेता है, और इलेक्शन कमीशन कौन होता है? वो डीएम हो सकता है, और एसडीएम हो सकता है, एसएसपी हो सकता है। इस तरह के जो हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं उनको बना दिया जाता है, नहीं तो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी अपॉइंटेड होते हैं एज ए स्टेट लेवल पे, एज अ कंट्री लेवल पे, वो उनका करते हैं, ठीक है। मास मीडिया
टीवी, रेडियो, एनजीओज, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं एनजीओज। एनजीओज के साथ अगर मैं बात करूं तो पीपल देमसेल्फ शुड लॉन्च अ इनलाइटमेंट मूवमेंट सो द पब्लिक ओपिनियन इज क्रिएटेड अगेंस्ट द कम्युनल रूट्स। मास मीडिया, टीवी, रेडियो और एनजीओज को चाहिए, लोगों को खुद चाहिए कि दूसरे लोगों को अवेयर करें कि वो किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए, कम्युनल रूट्स को फॉलो ना करें। मतलब कि वो किसी भी प्रकार से कोई भी धार्मिक या सांप्रदायिक जो है लोगों के साथ ना जुड़े, किसी भी ग्रुपबाजी में ना पड़े, वोट उसको दें जो बेस्ट हो, है ना। तो इस तरह से कि अभी से आपको सीखना चाहिए और आपको इस तरह के फॉलो करना चाहिए। और मेरा उद्देश्य यही रहता है कि स्टूडेंट्स आज हम पढ़ा के उनको पास कराने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि वो आज से बेहतर समाज को बनाए, है ना। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे पॉइंट्स, सो दैट हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक सेकुलर स्टेट की बात की जाती है जिसे हम कहते हैं धर्म निरपेक्ष, है ना, धर्म निरपेक्ष राज्य। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी प्रकार के धर्म का फॉलो ना करना किसी भी कंट्री के द्वारा। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें धर्म नहीं होंगे, लेकिन धर्म को फॉलो ना किया जाए, फर्जी उसमें, है ना। जैसे अगर हम बात करें कि भारत में, अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान में लिखा हुआ है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से 28 के बीच में जो भी लिखा है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में बताता है ना। तो इस तरह से आपको धर्मनिरपेक्ष बनना है। अ स्टेट दैट नो ऑफिशियल रिलीजन, जो एक स्टेट या एक देश या स्टेट की बात की गई है, स्टेट एज अ कंट्री की बात की जाती है ना। तो स्टेट जो होता है, कोई देश है, उसमें कोई ऑफिशियल लैंग्वेज सॉरी ऑफिशियल जो है धर्म नहीं होता है। और इंश्योर इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल रिलीजियस इज कॉल्ड सेकुलर। और सभी को धार्मिक आधार पर सभी को समान रूप से जीने का, कार्य करने का जो प्रावधान होता है उसकी बात की जाती है ना। तो इस तरह से कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन की बात नहीं करते हैं और ऑफिशियल धर्म कोई भी नहीं होता है ना। तो इस तरह से इसमें बात की जाती है। और जो इस सेकुलर उसमें, है ना, कोई एक सिंगल धर्म नहीं है। भारत जो है एक धार्मिक देश नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, वो देयर आर नो ऑफिशियल रिलीजन, भारत में कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। जैसे कि हम अगर बुद्ध की बात करें जो श्रीलंका में है, इस्लाम की बात करें हम पाकिस्तान में है, इंग्लैंड में हम क्रिश्चियन की बात करते हैं, ऐसे भारत में कोई धर्म नहीं है, ठीक है, सभी लोग रह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फ्रीडम, जो संविधान है हमारा सभी को व्यक्तिगत रूप से या सांप्रदायिक रूप से रहने का अधिकार प्राप्त करता है। किसी भी प्रकार की कोई भी धार्मिक, जो चाहे मुस्लिम्स हों वो अपना धर्म मान सकते हैं, इन जो हिंदू हैं वो अपने पूजा पाठ कर सकते हैं, क्रिश्चियन है वो अपना मान सकते हैं, बुद्धिस्ट जो हैं वो अपना धर्म मान सकते हैं। कोई किसी धर्म में किसी प्रकार का कोई दखलंदाजी नहीं देगा और ना तो कोई एक धर्म को मानने के लिए बाध्य करेगा। ये भारत की जो संविधान में लिखा हुआ है ना। संविधान सभी प्रकार के जो डिस्क्रिमिनेशन है जो कि ग्राउंड पे दिखते हैं उनको प्रोहिबिटेड करता है, उनको स्थगित करता है। किसी प्रकार का कोई धार्मिक जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी जगह पे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर द क्वालिटी विद इन द रिलीजियस कम्युनिटी, किसी भी प्रकार की कोई भी क्वालिटी, कोई भी गुण को मतलब न दबाया जाए किसी भी धर्म के
सभी को बराबर का जीने का हक है और बराबर के अपने गुणों को साथ में रखकर आगे बढ़ने का हक होता है। तो भारत हमारा संविधान इस प्रकार की छूट देता है ना। धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं? जिसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियल धर्म ना हो। जैसे मैंने बात की बुद्धिज्म कहाँ, श्रीलंका का, इस्लाम पाकिस्तान का, क्रिश्चियन इंग्लैंड का है। इस तरह से भारत की बात करें, भारत में कोई धर्म संविधान में नहीं लिखा हुआ है, ना कोई एक भाषा संविधान में लिखी है कि हिंदी ही भाषा है, और हिंदुत्व ही भारत का मेन धर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई बोले तो आप उसको बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हो, है ना। मेन फीचर्स ऑफ सेकुलर, अगर हम कुछ बात करें कि धर्मनिरपेक्ष, भारत में धर्मनिरपेक्षता के कुछ जो मेन फीचर हैं वो कौन से हैं? तो इसमें होता है कि कोई ऑफिशियल जो है धर्म नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट मीन्स द फ्रीडम रिलीजियस बोथ इंडिविजुअल, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म, सभी व्यक्तिगत रूप से, सांप्रदायिक रूप से सभी स्वतंत्र हैं। सभी धर्म सभी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिटेड करते हैं। अर्बनाइजेशन जो है, अर्बनाइजेशन भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रूरल से अर्बन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, और रूरल में एक प्रकार का एक जाति और जाति धर्म की बात की जाती है, लेकिन आप जब किसी शहर में जाते हो तो विभिन्न प्रकार की जाति धर्म समुदाय मिलता है, उसमें आप एक साथ रहते हो। तो ये चीज बढ़ावा देती है सेकुलर स्टेट, इन धर्मनिरपेक्ष राज्य को। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की बात करें, यानी आप व्यवसायिक रूप से अगर मूव करते हो, पहले देखते थे कि सभी धर्म जो एक ही प्रकार के धर्म में, एक ही प्रकार के जो है व्यवसाय में लिप्त होते थे, लेकिन अभी क्या है, अब आपको धार्मिक आधार पर कोई भी प्रकार का कोई व्यवसाय नहीं मिलेगा, इसकी बात की जाती है। जो आपके पूर्वज करते थे वो आप वो व्यवसाय आप नहीं करते हैं। इस प्रकार से जो व्यवसाय में जो बहुविधता देखने को मिलती है, ये धर्मनिरपेक्ष की बात की जाती है कि लोअर कास्ट का व्यक्ति वही काम करेगा, सफाई करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी लीडर बन सकता है। कास्ट हायरार्की की बात करते हैं, जो एक हमारे संविधान में कास्ट की जो है एक हायरार्की बनाई गई है, जिसमें हाईएस्ट टू लोवेस्ट कास्ट का जिक्र किया गया है, और किसको रिजर्वेशन देना है, किसको क्या देना है, इसका प्रावधान किया गया है। और प्रियम्बल, हमारा जो संविधान है, संविधान में 1976 से पहले सेकुलर स्टेट नहीं लिखा हुआ करता था, है ना। 1976 से पहले, 1976 के बाद जब उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा जब उसमें बात की गई, क्यों? क्योंकि इमरजेंसी जब 1976 में लगा, उसके बाद भारत में ये चीज देखी गई कि सेकुलर होना चाहिए, एक प्रकार का धर्म यहाँ पर मान्य नहीं होगा, इसी प्रकार से दंगे होते रहेंगे बराबर। तो इंदिरा गांधी जी का ये मानना था, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होंगी। आज हम धर्मनिरपेक्ष और पीछे की बात की, कास्ट सिस्टम हम कल देखेंगे और कल हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, और आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है वो भी आप उसमें लिख सकते हो, और उनको हम नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।